Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फारूक सर डिलीजेंट क्लासेज में। मैं फारूक सर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ साइंस का बहुत ही बेहतरीन VVI क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें सभी का ऑप्शन सहित है और मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी किसी भी क्वेश्चन को बेहतरीन से याद रखने में। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चंस, तो बहुत ही ध्यान से देखने योग्य बातें होगी। तो बहुत अच्छी तरीक़ा से देखते रहेंगे आप लोग। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं ना? विद्युत धारा, उसको जनित्र कहते हैं, जनित्र। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? और इसका भी आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रहे, देखिए 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ सब में आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मीटर प्रति सेकेंड ये मेन ज़रूरी की बात है। मीटर प्रति सेकेंड होगा तब मारिएगा, सटीक होगा मीटर प्रति सेकेंड। ला 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 ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, कोई भी जो लेंस होती है इस प्रकार से, तो इधर भी मुख्य फोकस बन सकता है, इधर भी मुख्य फोकस बन सकता है। उसी प्रकार अवतल लेंस में भी उसी प्रकार होता है। अवतल लेंस में भी इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है ना? मुख्य फोकस कितने होंगे? 2 होंगे। यदि आप लोग जानते हैं ना क्वेश्चन का आंसर, तो आप जरूर इस पे जो है कमेंट्स कर दिया कीजिए कि सर हमसे पहले, जैसे कि हम आंसर बोले उससे पहले आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमको भी लगता है वाह बच्चे में दम है। चलिए, दम होना भी चाहिए। ये जनवरी का मतलब जनवरी चल रहा है, अगर अभी दम नहीं होगा तो कब दम होगा? और ये सब क्वेश्चन तो आपको मज़ा आना चाहिए, मतलब लगेगा ओ ये सब जानता हूँ, ये सब जानता हूँ, ये सब जानता हूँ, है ना? होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, ताप बढ़ाने से विद्युत धारा का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है ना? ताप बढ़ाने से, है ना, प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो R समानुपाती ताप, आप कभी लिखे होंगे, देखिएगा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिखाया जाता है टीचरों के द्वारा, है ना? R समानुपाती ताप। और ये समानुपाती का मतलब ही तो होता है ताप बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, ताप घटेगा धारा भी धारा कहते हैं, प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, R से प्रतिरोध को सूचित किया जाता है। अच्छा हाँ, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? और आप तो जानते ही हैं, एक एक क्वेश्चन पे जब तक हम 2-3 क्वेश्चन नहीं बता दूँ तब तक हमको चैन कहाँ होता है, मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आते हैं। R का मतलब क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, है ना? और ये प्रतिरोध, इसको हिंदी में कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। ओम का चिन्ह देखिए इस प्रकार से होता है, शायद इस प्रकार से, है ना? प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। ओम हिंदी में भी कभी कभी लिखा रहता है ओम। ठीक है, ओम, ओम इस प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, ओम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए? क्यों नहीं सर, आगे बढ़ा जाए। हजामती के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन, हजामती के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते ही हैं, अवतल दर्पण। और उसी में क्वेश्चन रहता है साइड मिरर में, तो क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण हो जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? परिणत का मतलब बदलना, किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो क्वेश्चन उल्टा रह सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो क्या हो जाएगा? डायनेमो, है ना? ऑप्शन में डायनेमो रहेगा तो डायनेमो में मार देना है आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आँख का व्यवहार। ये जो आँख है, ये आँख का व्यवहार कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। किसके तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये काला, याद रखिएगा, काला होता है। उदासीन रंग का, उदासीन तार का रंग हो जाएगा काला। तो ये 8वां क्वेश्चन इस तरह है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो देखिए,
उदासीन तार का जो रंग होता है वो बिल्कुल काला रंग का होता है। विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होते हैं वो काला रंग के होते हैं, और जो विद्युन्मय तार होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। वो कैसे रंग होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और वही में क्वेश्चन उसमें ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, भू संपर्कित तार किस कलर के होते हैं? तो वो हो जाएंगे हरा। तो 3 तरह के क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भू संकर्पित तार तो वो हो जाएगा हरा, उदासीन तार काला, और विद्युन्मय तार लाल। याद रखेंगे। देखिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब हम आपको बताते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए धनात्मक जो होगा वो किसका होगा? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार लेंस में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल में ऋणात्मक निगेटिव और उत्तल में पॉजिटिव VE। कभी कभी ऑप्शन में तो -VE मतलब निगेटिव प्लस भी पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार कह रहा है, समांतर श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत, मतलब घटाने के बाद, है ना, संयोजित कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो देखिए जब समांतर क्रम में हो तो यदि प्रतिरोध की संख्या को अगर हम घटा देते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सूत्र रहता है 1/R1 + 1/R2। अगर एक हम घटा लेंगे, एक कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, है ना, बढ़ाएंगे तो कुल प्रतिरोध घटेगा, है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस प्रकार से है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो देखिए टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का, हाँ ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। अब क्वेश्चन रह सकते हैं सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश जो है वायुमंडल के छोटे छोटे कण पे पर करके अनेक दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वायुमंडल के में उपस्थित छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अनेक दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। इसी घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। और यदि टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन है। देखिए कोलोइडी विलयन, मान लिया जाए इसमें कोई विलयन है और इस विलयन का मतलब जल है और उसमें कोई कण है और उस कण पे जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश एकदम अनेक दिशाओं में फैलने लगता है, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है ना हम लोग देख पाते हैं, है ना। और क्वेश्चन ये भी था एक बार कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है नीले रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित करने ये एक सूत्र है, I/R²। जो ये विद्युत शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति को निरूपित करने का ये सूत्र है I/R²। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान में क्या होता है? तो देखिए धारा का मान जो है ना अपरिवर्तित रहता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। धारा का मान वैसा ही रहता है। अतिभारण का मतलब हुआ धारा जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध का काम करना, उसी में टीवी चला लेना, फिर मोटर का यूज कर लेना उसी समय, फिर उसी समय जो है और भी, है ना, मतलब परिपथ में जो है अनेक प्रकार के प्रतिरोध का यूज कर लेने से जो है अतिभारण होता है, मतलब वोल्टेज लो हो जाता है, लेकिन धारा जितना आ रहा था उतना ही होगा, उसका वोल्टेज जो है वही रहेगा, है ना। बस अतिभारण के समय जो है परिपथ में जो है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये नहीं कि विद्युत धारा का मान बढ़ता या घटता है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करती है? तो देखिए इससे पहले वाली वीडियो में भी हम बताए थे, जो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करती है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि किस पे निर्भर नहीं करते हैं। तो चलिए अगला ऑप्शन में हम देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि चालक के तापमान पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल तापमान पर भी निर्भर करती है। अभी क्वेश्चन में भी अभी देखे थे, ताप और प्रतिरोध बिल्कुल समानुपाती होती है। उसी प्रकार आगे क्या है, चालक के प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। ये इस पर निर्भर नहीं करती है ना, किसी भी चालक का प्रतिरोध है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? देखिए सबसे ज्यादा होगा निर्वात में, और निर्वात में यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये? हवा में, है ना। जल में भी उससे कम, शीशा में भी कम और हीरा में भी कम। हवा में सबसे ज्यादा स्पीड में प्रकाश चलेगी, ठीक है। और प्रकाश की चाल आपको बताए थे ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था। आगे बढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा का, है ना, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए स्वच्छ ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। इसमें उतना प्रदूषण नहीं होता है। कोयला भी जलाएंगे प्रदूषण होगा, लकड़ी भी जलाएंगे प्रदूषण होगा, है ना। प्राकृतिक गैस से उतना प्रदूषण नहीं होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से है ना कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो हो जाएगा मीथेन, और ये सबसे सरल यौगिक भी है। हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक हो जाएगा मीथेन, और ये सबसे अत्यधिक क्रियाशील गैस है मीथेन गैस। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का है ना 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना। देखिए जो शुद्ध जल होता है वो स्वादहीन होते हैं, अर्थात उसका पीएच मान हो जाएगा 7। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो हो जाएगा खट्टा हो जाएगा, है ना थोड़ा, और जो 7 से अधिक हो जाएगा वो कड़वा होगा। तो पानी तो उदासीन होते हैं और पानी जो स्वादहीन होते हैं, तो अर्थात इसका 7 आंसर हो जाएगा, पीएच मान इसका 7 हो जाएगा। जब पीएच स्केल एक है जो कहाँ से कहाँ तक पीएच स्केल में दर्शाया रहता है। पीएच स्केल जानते हैं, पीएच स्केल इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप स्केल देखते हैं है ना, इस प्रकार से रहता है, और उसमें 0 से लेकर के 14 तक दर्शाया रहता है, 14 तक है ना। और पीएच स्केल जो है किसी भी पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता और लवणता को मापता है। यदि मान लिया 7 से यदि भी कम होगा तो वो पीएच मान जिसका 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएगा, है ना, और जो 7 से अधिक हो जाएगा वो क्षार कहलाएगा। और अम्ल जो है ना लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। और अम्ल का पीएच मान जब भी होगा 7 से कम होगा, और क्षार का पीएच मान जब भी होगा 7 से अधिक होगा। आप लोग जब पीएच मान के लिए जो है पर्सनल इसमें वीडियो जाके देख लीजिएगा, पीएच मान हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। पीएच मान के लिए एकदम शानदार जानदार ट्रिक के द्वारा आपको समझाया गया है ना, कि आप किसी भी चीज़ का पीएच मान आप किस प्रकार से तुरंत जान पाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीका से आप समझ पाएंगे पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 19 आप देख रहे हैं, इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है ना ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है वो है एथेनॉल। एथेनॉल जो है उसे हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, और इसमें से और कोई नहीं जिसका ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप 20 नंबर देख रहे होंगे, इस प्रकार से है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र के लिए भी आपको जो है इस वीडियो मतलब हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सब चीज़ जितने भी VVI क्वेश्चन जितने भी आते हैं ये रासायनिक सूत्र वाला, वो सब हम आपको देंगे और आप देख पाएंगे वहाँ पे। और इसका जो है हमारे इस चैनल पे विजिट कीजिए जिससे आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा CaOCl2। कभी कभी ऐसा ऑप्शन में रहता है CaOCl, फिर इसको ब्रैकेट में घेर के यहाँ पे Cl रहता है ना, तो वो भी इसी का सूत्र होगा। तो यही Cl और ये Cl हो जाएगा Cl2। तो इसमें जो होगा सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील कौन है। यही क्वेश्चन आप इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, लेक्चर नंबर 1 में। वीडियो का पार्ट 1 आप साइंस का पहुंच चुका है, आप लोग देख लेंगे उसको पहले, तब जाकर उसको देखें, क्योंकि उसमें हम पूरा एकदम जितना हो सकता है क्वेश्चन वो सारा क्वेश्चन करने की कोशिश किए हैं कि आप वो पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए है ना, नहीं भी देखिएगा तो चलेगा। और उस पूरे वीडियो में जो है पूरे मतलब साइंस का पूरे VVI क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन आप लोग को है, सबसे कम क्रियाशील कौन सा है। तो इसका सबसे कम क्रियाशील जो धातु हो जाएंगे वो हो जाएंगे लोहा। देखिए लोहा को क्या ऐसे रख देंगे तो ये जल पाएगा लोहा, लेकिन सोडियम जो है वो खुला में रख देंगे तो वो जो है जल जाएगा। सोडियम मैग्नीशियम ये सब जो है मतलब अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन आयरन जो है बहुत कम क्रियाशील होता है। लोहा, आयरन का सूत्र क्या होता है, आयरन का सूत्र होता है Fe, है ना, मतलब संकेत, आयरन का संकेत होता है Fe। इसको फेरस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखने को मिला है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 हो जाएगा परमाणु संख्या, और इसका संकेत हो जाएगा Fe। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, एथेनॉल भी रह सकता है, एथेनील भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका, वो होगा OH, है ना, बॉन्ड का, ये जो ऐसे दिया है ये बॉन्ड है OH, बॉन्ड OH। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रकार से आप दिया 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन गैस जो है चूने की पानी को दूधिया कर देता है। तो 23 आप लोग देख रहे हैं, दूधिया कौन कर देता है। देखिए CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के जल को ना पूरा दूधिया में बदल देता है, CO2। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। देखिए 24 क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका आंसर खुद से बताइए, अभी तुरंत आपको हम बताए थे, क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही जवाब आपका, वेरी नाइस, है ना। 7 से कम अम्ल है सर, तो 7 से कम अभी तुरंत तो आप बताए थे, हाँ क्यों नहीं, है ना, 7 से कम। चलिए क्या आगे बढ़ूँ, 24 हम क्लियर कर चुके हैं। और 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन, है ना, मतलब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन जो है अधातु है, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। देखिए तरल को ही द्रव कहते हैं, तरल को ही क्या कहते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ जो है ना अधातु देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें से अधातु पहले खोजिए, है ना, अधातु, और वो भी द्रव अवस्था में, तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन। ये पारा भी क्वेश्चन रह सकते हैं, आप बहुत बच्चे पारा मार के चले गए, पारा को ही मरकरी कहते हैं। पारा जो है ना धातु है, वो भी कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार याद रखेंगे, अधातु रहे तो ब्रोमीन मारेंगे। अब देखिए ब्रोमीन के बारे में कुछ बातें सुन लेते हैं। ब्रोमीन का संकेत होता है B8, ब्रोमीन का
संकेत क्या हो जाएगा Br। इसका परमाणु संख्या होता है 35 होता है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु तत्व है। अधातु तत्व है, ब्रोमीन क्या है? अधातु तत्व है। पारा के बारे में यदि आप सुनेंगे पारा के बारे में, तो पारा का परमाणु संख्या होता है 80। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80। अब पारा का संकेत होता है Hg। पारा का संकेत क्या हो जाएगा? Hg। और ये ऐसे धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए, इसी प्रकार हम बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जब आप जान जाइएगा ना तो एग्जाम में जरूर मजा आएगा। अभी भले नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन सच में अगर आप जान जाइएगा तो एग्जाम में आप एकदम हंसते हुए निकलिएगा, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए है ना। आप लोग बेहतरीन तरीके से आप नोट बना लीजिए इसका, और बिल्कुल और इस वीडियो को लगातार 1 से 2 बार आप देखें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26 पे, सबका ध्यान एकदम 26 पे होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? देख लीजिए, उपधातु जो है, सॉरी उपधातु है, हाँ बिल्कुल उपधातु है, हाँ। निम्नलिखित में 26 निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो देखिए Ge जर्मेनियम, है ना। जर्मेनियम जो है उपधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है ना। कैल्शियम धातु है और जिंक भी धातु है। तो हमको कह रहा है उपधातु कौन है, तो ये जगह जर्मेनियम, है ना। Ge उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 27 पे सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है ये क्वेश्चन 27। क्या है ये क्वेश्चन, है ना। दांत को साफ करने के लिए जो दंतमंजन होता है वो प्रायः कैसे होते हैं? देखिए, दांत में जो भी गंदगी होते हैं वो सभी अम्लीय होते हैं। गंदगी क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। गंदगी अम्लीय होते हैं। और अम्लीय को कौन खत्म कर देता है? तो अम्लीय को जो है वो क्षारीय चीज जो है वो अम्लीय को खत्म करने का काम करता है ना। क्षारीय, तो अम्ल मतलब क्या हो जाएगा? दंतमंजन कौन प्रकृति का हो जाएगा? तो हो जाएगा क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। 27 का हो जाएगा क्षारीय। क्वेश्चन रह सकता है साबुन किस प्रकृति का? तो वो भी क्षारीय, है ना। और सर्फ भी, है ना, सर्फ होता है ना, धोबन सोडा, वो भी क्या हो जाएगा? क्षारीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं एल्केन का सूत्र। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एल्केन का सूत्र बहुत ही इंपोर्टेंट। एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, CnH2n+2। और यहाँ देखिए CnH2n दिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ये होगा एल्कीन का सूत्र हो जाएगा। एल्कीन का सूत्र हो जाएगा, एल्कीन, है ना। एल्कीन का सूत्र क्या हो जाएगा? एल्कीन का सूत्र वो हो जाएगा CnH2n। और CnH2n-2 देखिए यहाँ पे D नंबर में, ये एल्काइन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2। एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n और एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। तो नेक्स्ट 29 देखेंगे हम लोग। लिखा एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा? ये देखिए, पहला ऑप्शन में है एथेनॉल, उसके बाद एथेनॉल, और ऑप्शन नंबर सी में एथोनॉल और एथेनोइक अम्ल। देखिए लगभग लग रहा है एक ही जैसा। एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, है ना। 29 का। नेक्स्ट 30 का क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना। तो ये हो जाएगा, इसका सूत्र होता है भाई साहब O3, है ना। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, है ना, O3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में है CnH2n किसका सूत्र है? अभी तुरंत तो आपको बताए थे, CnH2n एल्कीन का सूत्र था, बताए थे ना। आपको शायद याद नहीं है, हम आपको याद करवा दो। देखिए यहाँ नहीं बताए थे, ये जो है ये एल्केन का सूत्र है, ये एल्कीन का सूत्र है, और ये एल्काइन का सूत्र है। ये किसी का सूत्र नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? CnH2n किसका सूत्र हो जाएगा? CnH2n, बताइए। हाँ सर, एल्कीन का हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन है तूतिया, है ना। 32, है ना। तूतिया का दूसरा नाम क्या है? नीला थोथा, है ना। इसका अनुसूत्र क्या है? तूतिया, इसी को हम नीला थोथा कहते हैं। और इसका सूत्र, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। नीला थोथा, है ना, तूतिया। CuSO4 × 5H2O, इट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्या आगे बढ़ते हैं। फिर 24, यस सर, 24 नहीं 23 सर, 23, 22, 33। चलिए 33 में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? देखिए क्लोरोफिल का हरा रंग होता है, क्योंकि ये पत्ती में होते हैं। और पत्ती किस प्रकार से होता है? हरा रंग का होता है। ओ, पत्ता कैसा बनाते हैं आप सर? मजा नहीं है, दूसरा पत्ता बनाइए सर, दूसरा पत्ता बनाइए। हाँ शायद ये आप लोग को पसंद होगा। हाँ वेरी गुड। क्या कोई बात नहीं है ना। हमसे थोड़ी अच्छा बनेगा, आप लोग खुद हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, है ना। और एक सब्जेक्टिव के लिए तो आप न्यूरॉन और नेफ्रॉन का चित्र एकदम दिमाग में रखें कि ये दोनों में से किसी एक को हमको बनाना है बायोलॉजी में। चलिए, तो क्लोरोफिल किस रंग का होगा? हरा रंग का होगा सर, हरा रंग का होगा। नेक्स्ट 34, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा? देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर होगा तो वो है छोटी आंत। छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा? तो मुख गुहा हो जाएगा, है ना। और भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से ही होता है। चलिए, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? मतलब एकलिंगी पुष्प क्या है ना। एकलिंगी आपको बताए थे ना कि यदि जीभ में रहेगा तो केचुआ हो जाएगा, द्विलिंगी, है ना। द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है 35 कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा पपीता,
पपीता एक लिंगी है ना, देखिएगा पपीता में जो है पुल्लिंग अलग होता है पपीता और स्त्रीलिंग अलग होता है। स्त्रीलिंग में फल होगा, पुल्लिंग में फल नहीं होता है ना, पुल्लिंग में फल नहीं होता है, तो ये एक लिंगी हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट है अपघटक का उदाहरण है। अपघटक समझते हैं? अपघटक आप लोग समझते हैं? अपघटक का मतलब क्या होगा? जो पूरी तरीका से किसी चीज़ को खत्म ही कर दे, है ना। देखिए पौधा किसी चीज़ को खत्म ही नहीं करता है ना। उसके बाद जो है बकरी जो है वो किसी चीज़ को खत्म ही नहीं कर सकता है, घास खाएगा फिर आएगा। फिर बाघ भी किसी चीज़ को खत्म नहीं कर, लेकिन ये कवक जो है, कवक किसी चीज़ को डायरेक्ट खत्म कर सकता है, मतलब लगेगा कवक। जितने भी सूक्ष्म जीव है ना वो सब अपघटक होते हैं, सरे गले चीज़ को वो पूरी चट कर जाता है, पूरा खत्म कर देता है। चलिए अब 37 पे आते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है मानव जनन, 37 कह रहा है मानव जनन अंग किस आयु में जो है परिपक्व और क्रियाशील हो जाते हैं, है ना। किस आयु में? तो यह है 18 वर्ष। 18 वर्ष में जो है मनुष्य की जो आयु, मनुष्य का ऐसा आयु होता है इसमें जनन अंग जो है पूरी तरीके से परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है। ऐसे तो मान लिया जाए कि किशोरावस्था जो 12 साल के बाद आते हैं तो उसमें तो हमारा जनन अंग विकास करता है, उस समय जो है जनन अंग जो है वो जनन करने के लिए परिपक्व नहीं होता है, लेकिन 18 साल में जनन करने के लिए वो परिपक्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन से जो है किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आप मान लेंगे इसको, है ना। एटीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी। फिर अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा आता है? देखिए पत्ती में तो नाक नहीं होता है जो गैस का आदान प्रदान करे, हम लोग के पास नाक है तो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन गैसों का आदान प्रदान पत्ती जो करते हैं वो रंध्र द्वारा। पत्ती में उपस्थित, जैसे कि पत्ती है, पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, और रंध्र द्वारा, है ना, वायु का आदान प्रदान होता है ना। अगला क्वेश्चन 40, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो फल बनता है? तो वो है अंडाशय। फूल का अंडाशय भाग जो होता है वही फल का रूप ले लेता है। फिर अगला है 41, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो इसका हो जाएगा 23 आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन रह सकते हैं कि मनुष्य कितने गुणसूत्र से बना है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र से बना है। ऑप्शन याद रखेंगे, 46 भी रह जाएगा अगर डायरेक्ट होता कितने होते हैं तब तो आप मार सकते हैं 46, लेकिन कितने युग्म है तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। युग्म है जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 42, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं, यकृत को लीवर कहते हैं, और इसी को जिगर भी बोला जाता है ना, जिगर भी बोला जाता है इसी को। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन आप देखेंगे, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो देखिए शरीर को जो है पूरी तरीका से संतुलित बनाने का काम जो है वो हमारे शरीर का एक विशेष अंग, और वो अंग का नाम है सेरिबेलम। और ये कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग जो होते हैं वो शरीर को संतुलित खड़ा रखता है। जो व्यक्ति शराब पी लेते हैं उसका सेरिबेलम काम नहीं करता और उसका शरीर संतुलित नहीं रहता, वो इधर उधर है ना भसते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार से है 44, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए मानव हृदय में जो है कोष्ठक को कभी कभी वेश में भी लिखा होता है, यहाँ कोष्ठक लिखा है, वेश में भी लिखा रहता है। कितने वेश में होते हैं? देखिए 4 वेश में होते हैं, है ना। देखिए इस प्रकार से हम हृदय बना रहे हैं, शायद हमको तो बनाने के लिए भी नहीं आता है, लेकिन देख लेते हैं, है ना। हृदय आप देख ही रहे हैं, हृदय बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास, है ना, और आशा आप लोग रखिए कि हम बना ही देंगे, है ना। देखिए इस प्रकार से हृदय होते हैं, और इस प्रकार से जो है कई तो पंप उसमें होते हैं, है ना। और इसका कुल मिला के देखिए 4 भाग है, देखिए 4 वेश में, है ना। इसको बोलते हैं अलिंद, इसको भी बोलते हैं अलिंद, इसको बोलते हैं नीलय, इसको भी बोलते हैं नीलय। तो अलिंद अगर ये दायां है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, है ना। तो कुल मिलाकर के कितने कोष्ठक हो जाएंगे? 4। उसके बाद रक्त क्या है? तो देखिए रक्त एक उत्तक है, और ये एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन रह सकता है, तरल संयोजी उत्तक कौन है? तो आप बोल दीजिएगा क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक कौन है? तो वो हो जाएंगे रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रतिपादित? देखिए जीन शब्द मेंडल जो है ना जब प्रयोग कर रहा था तो जीन को कोई कारक बताया, मतलब जीन का नाम वो जीन नहीं बताया, जीन क्या है वो नहीं बताया, बोला एक कारक होता है। लेकिन जॉनसन जब आया, जॉनसन जो है वो प्रस्तुत किया जीन शब्द को, है ना। जॉनसन नहीं सबसे पहले जीन शब्द दिया था, जॉनसन, जॉ से जीन और जॉ से जॉनसन। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, है ना 47 क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं? देखिए आनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, है ना। मेंडल कभी कभी डायरेक्ट मेंडल भी लिखा रहेगा, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं, और हम लोग उपभोक्ता हुए, और अपघटक बताए थे सूक्ष्म जीव, है ना। कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अनेकों प्रकार के वायरस हो गया, ये सब जो है अपघटक होते हैं। हम लोग उपभोक्ता हैं, और पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक हैं।
हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब ही जो है वो हो जाएगा उत्पादक, स्वपोषी का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। अब देखिए आपका फिर उसी प्रकार 48 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया अभी तक में। 2 क्वेश्चन आपको हमारे ओर से रहेगा HW, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बैंकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब जो है आप देंगे कमेंट्स में, और कमेंट जरूर करें और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।